नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पे आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। आज से हम आपको मॉडल पेपर करवाएंगे। मॉडल पेपर 30 प्रश्न 30 चैप्टर से डेली आपको 2 PM पे आपको आज से डेली 30 प्रश्न 30 चैप्टर से आपको मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। चलिए, छायावाद के जनक हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। चलिए शीघ्र ही उत्तर बताइए इसका। जयशंकर प्रसाद। चलिए जयशंकर प्रसाद, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि कामायनी किसकी प्रमुख रचना है, कामायनी किसकी प्रमुख रचना है, तो आपको लगाना है जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी प्रमुख रचना है? जयशंकर प्रसाद की। चलिए, अगर पूछ लिया राष्ट्रकवि कौन है, हिंदी के राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्रकवि माना जाता है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिनकी रचना है यामा दीपशिखा। यामा दीपशिखा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगर आपसे पूछ लिया हिंदी के आधुनिक कवि, हिंदी के आधुनिक कवि कौन है? महादेवी वर्मा। कौन? आधुनिक कवि। हिंदी के आधुनिक कवि कौन है? महादेवी वर्मा। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, इनकी रचनाएं अगर दे दिया, जिसमें भी जिस ऑप्शन में अगर मधु दे दिया, मधु दिया है, मधुशाला, मधुबाला, अगर उसमें मधु आगे लगा है तो वह हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में चा का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, ताल, ओष्ठ। आपको हम बता दें, का वर्ग होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठ होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, पूरे चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, दंत होता है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन होता है? ओष्ठ। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में चा का उच्चारण स्थान होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? तालु। मैंने बताया ना, ऑप्शन सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। आपको पता ही होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 हमारे स्वर होते हैं तथा 33 क्या? व्यंजन होते हैं। आपसे पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। मैंने बताया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है हमारे हिंदी वर्णमाला में। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो आपको मारना है 4। कितने संयुक्त वर्ण होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, छत, त्राई, ज्ञा और श्रा, ये हमारे 4 क्या? संयुक्त वर्ण होते हैं। ये हमारे 4 क्या? संयुक्त वर्ण होते हैं। आपसे देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही है। दा, देखिए दा तो उच्चारण स्थान संयुक्त वर्ण है नहीं, बा नहीं है, अंगा नहीं है, तो आपको बी ऑप्शन सही है। संयुक्त वर्ण कौन है? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? आप लोग, मैंने ट्रिकी वीडियो बनाया था संधि का, समास का, रस का और कारक का ट्रिकी वीडियो। आपको इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी वीडियो की लिंक। आप लोग जाके देख लेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब जब पेड़ है, ये देखिए मान लीजिए ये पेड़ बना है, पेड़ से जब पत्ते गिर गए हैं तो अर्थात
पत्ती गिर रही है तो यहाँ से ये इससे अलग हो चुकी है, पेड़ से अलग हो चुकी है। मैंने उस वीडियो में बताया था जहाँ पे अलगाव की बात करता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। अधिकरण कारक में चिन्ह का लोप होता है। किस चिन्ह का? में चिन्ह का लोप होता है, में पर का। संबंध में का की के रा री रे आता है। करण में कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक में से चिन्ह का लोप होता है, से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि पेड़ पत्ता से अलग हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जहां अलगाव की बात करता है वहां पे अपादान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें से। मैंने आपको समास के ट्रिकी वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसका पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होके कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पे कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास वहां पर होता है जहां पर कर्मधारय समास जिसमें कर्म की विशेषता होती है, जैसे नीलकमल, जैसे नीलकमल। इसमें बता रहा है कि नील की विशेषता मतलब कमल की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, नीला है। तो हमारा यहाँ पे कह रहा है त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब तीन नैनों वाले, तीन नैनों वाले अर्थात कौन? भगवान शिव। कौन? भगवान शिव। भगवान शिव। जब यहाँ पे पहला पद भी प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी नहीं प्रधान है, जहाँ पे पहला और दूसरा पद प्रधान ना होके कोई अन्य पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। अच्छा आप ये बताइए कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखिए, रूढ़ होते हैं, रूढ़, यौगिक, और एक होता है आपका योग रूढ़। चलिए रूढ़ क्या होता है? जिसका संधि विच्छेद ना हो सके उसे ये रूढ़ कहते हैं। जिसका संधि विच्छेद ना हो उसे रूढ़, और जिसका संधि विच्छेद हो जाए उसे यौगिक कहते हैं। और सभी दुनिया का सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ होता है। चलिए रूढ़ जैसे हो गया कि घर, घर का संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा, अर्थात घर क्या है? रूढ़ है। यौगिक जैसे लिख दिया पाठशाला, पाठशाला लिख दिया, या लिख दिया मैंने पुस्तकालय, ये सब जैसे पुस्तकालय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ना, पुस्तक धन आलय, तो यह जिसका संधि विच्छेद हो गया वह कौन सा समास होगा? उसमें पुस्तकालय जिसका संधि विच्छेद हो गया वह यौगिक कहलाएगा, जिसका संधि विच्छेद नहीं हो रहा है वह रूढ़ कहलाएगा। और सभी दुनिया के सभी बहुब्रीहि समास क्या? योग रूढ़ कहलाएंगे। चलिए देखिए इसमें कि कौन किसमें बहुब्रीहि समास है। देखिए पाठशाला है, या तो मैंने कहा जिसमें जिसका संधि विच्छेद हो जाता है वह कौन? यौगिक कहलाता है। चलिए यह यौगिक हो गया। उपचार, मनुष्य, ये सब कौन? उपचार भी यौगिक है। मनुष्य, मनुष्य का संधि विच्छेद होगा? नहीं, यह कौन सा है? रूढ़ है। तो यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज का संधि विच्छेद हो जा रहा है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले, अर्थात कौन? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की बात कर रहा है। ब्रह्मा जी, यहाँ पे यह बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। मैंने कहा कि इस दुनिया का सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव होता है, शांत रस का अस्थाई भाव होता है। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर करिए आप लोग। वात्सल्य रस, निर्वेद, हास, उत्साह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है।
इसका ऑप्शन बी सही है, निर्वेद। चलिए बताइए कि वात्सल रथ किसका अस्थाई भाव है? यह वात्सल्य का है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य रस होता है। निर्वेद मैंने अभी आपको बता दिया कि यह शांत रस का होता है। हास किसका होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। उत्साह वीर रस का होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। चलिए इसका आंसर कौन सा सही है? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या? निर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है, जो शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं और पीछे लगने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय। अब यहाँ पे देखिए उच्चारण में उ है कि उत है, उच्च है कि उच्च है कि उत है। यहाँ पे आपको आपका ऑप्शन डी सही है। कौन? ऑप्शन डी सही है। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पहले आप लोग ये बताइए कि पूर्ण विराम कितने होते हैं? विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। एग्जाम में पूछता है कि विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो आपको मारना है 20। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के प्रारंभ में। यहाँ पे रहेगा, गलत हो गया है कि वाक्य के प्रारंभ नहीं है, यहाँ पे दो जगह हो गए। यहाँ पे वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य में। चलिए आप लोग जैसे कहते हैं राम खाता है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। लास्ट में पूर्ण विराम लगता है ना, तो वाक्य के अंत में। इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कवित्री, कवियित्री। चलिए बताइए कौन सा सही है? ज्यादातर लड़के कवित्री मार के चले आते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन सी सही है। कवित्री गलत है। ऑप्शन नंबर सी कवयित्री होता है। कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाव, जिसमें भाव प्रकट हो। चलिए भारत, यह तो व्यक्तिवाचक है। मित्रता, पेड़, लड़का, यहां पे भी व्यक्तिवाचक है। पेड़ जातिवाचक है। मित्रता यहां पे क्या है? यही मित्रता जो है हमारा भाववाचक है। मित्रता, शत्रुता, प्रेम, ये भाववाचक शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रीड का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संक्रीड का विलोम शब्द क्या होता है? संक्रीड का विलोम शब्द होता है विक्रीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा का पर्यायवाची नहीं है। राजा का पर्यायवाची नहीं है। भूप, ये भूप है, मात्रा नहीं है। भूप, राघव, राव, राघव, नृप। नृप मिश्र राजा होता है, राव मिश्र राजा होता है, भूप मिश्र राजा होता है, लेकिन राघव मीन्स राजा नहीं होता है। राघव मीन्स आप कहेंगे आपकी राघव मीन्स क्या होता है? राघव का पर्यायवाची क्या होता है? अरे जो रघुकुल वंश का हो, जो रघुकुल वंश का हो उसे क्या कहते हैं? राघव कहते हैं। रघुकुल वंश का जो होता है उसे राजा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका राघव सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद सही है। मैंने एक जोरदार धुआं कर देंगे, आप हमारी ट्रिकी वीडियो देखिए, संधि की वीडियो। मैंने मात्रा देखकर बताने के लिए कहा था कि मात्रा देख के बता देंगे किसमें कौन सी संधि है। चलिए मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक मात्रा होती है उसमें कौन सी संधि होती है? उसमें गुण संधि होता है। खाली आपको मात्रा देखना है, नीचे क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। जिसमें दो मात्रा हो जाएगी उसमें कौन सी संधि? वृद्धि। देखिए इसमें दो मात्रा, नीचे कुछ नहीं देखना है, इसमें देख रहे हैं आपकी दो मात्रा है, इसमें आप तुरंत वृद्धि मार दीजिए। किसमें कौन सी संधि है?
वृद्धि संधि है। इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है? चलिए बोलिए। वृद्धि संधि है इसमें। तथा में कौन सा संधि? वृद्धि संधि। तथा धन यो, तथा धन यो, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको बता रखा है कि जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास होता है। जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो उसे क्या? उपसर्ग लगा हो, अगर आगे उपसर्ग लगा है तो वह अव्ययभाव समास होता है। बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। देखिए पंचवटी में पहला पद जो है संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने। क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा है। उठ, उठ, ये क्रिया कार्य नहीं हो रहा है, एक गलत हो गया। पढ़, यहाँ भी कार्य नहीं हो रहा है। काम, यहाँ भी कार्य नहीं हो रहा। उठना, बैठना, सोना, यहाँ पे क्या होता है? ये क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, उठना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, श्रद्धा, पूजा, कविता। आपको लग रहा होगा कि सेवा भक्ति में आती है, किसी का हम सेवा करते हैं तो वहाँ पे भक्ति की बात आती है, श्रद्धा भी भक्ति की बात आती है, पूजा भी भक्ति की बात करता है। लेकिन कविता में भक्ति की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। भक्ति का अर्थ नहीं है अर्थात कविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुण का विलोम है, गुण का विलोम है, ये तो सबको पता होगा कि गुण का विलोम दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण के थे। महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण के थे। चलिए इसमें बताइए नाम मात्र की उपयोगिता। जैसा नाम वैसा ही गुण, उपयोगिता विहीन, गुणवान। अरे यहाँ पे लिख दिया है यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा नाम वैसा गुण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत का शुद्ध शब्द, संस्कृत का शुद्ध शब्द को तत्सम कहते हैं और संस्कृत के विकृत रूप को हम तद्भव कहते हैं। चलिए बताइए श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा गया है। श्रृंगार इस तरह लिखा है, सॉरी इस तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से ये लगा है। आप यहाँ पे सी डी के जगह पे ए लगा लीजिए। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन? डी। ए देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। श्रृंगार शब्द का तत्सम, ये आपका डी सही है, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्टी कैसा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अरे यार आपके गांव में, आपके घर में बोला नहीं जाता बाल्टी भर दो, तो ये देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज। मैंने अभी बताया है कि तद्भव संस्कृत का विकृत रूप, संस्कृत के विकृत रूप को तद्भव कहते हैं और संस्कृत का शुद्ध शब्द जो होता है तत्सम होता है। देशज मतलब जो हमारे गांव शहर में बोला जाता है वह देशज शब्द होता है। विदेशज मतलब जो विदेश, मतलब दूर दूर के विदेशों की भाषाएं होती है उसे विदेशज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा देशज सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी है, सही है, क्योंकि आप लोग परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है, ऊपर ही लिखा रहता है कि परीक्षा, परीक्षा। तो वहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। परीक्षा ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। तुम्हारे से ये कौन सा वाक्य है? नेताजी की मृत्यु जो भयानक है, ये कौन सी जो कहाँ इसमें बीच में लग गया? फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये कुछ कुछ सही लग रहा है, ये सही लग रहा है कुछ कुछ। चलिए
दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। अरे यार, कड़े परिश्रम क्या होता है? कड़ी होता है, कड़ी परिश्रम। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? पूर्वांचल जो हमारे यहाँ बोली जाती है, बनारस में, लखनऊ में, यहाँ की मुख्य बोली क्या है? यहाँ पे हमारी मुख्य बोली क्या है? क्या है? भोजपुरी बोली जाती है। हमारे पूर्वांचल में कौन सी बोली बोली जाती है? अब कहेंगे सर अवधी कहाँ बोली जाती है? अवधी शब्द बिहारी, अवधी भाषा बिहारी लोग बोलते हैं। करवी कहाँ की भाषा है? ये पश्चिमी हिंदी की है। और कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। पश्चिमी हिंदी की भाषा है। करवी और कौरवी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिसकी कोई कीमत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बहुमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो, बहुमूल्य बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस रस को रसों का रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर ये सही है, श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा जाता है। अब एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रत। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। शांत रस का भी आपको पीछे मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन में करा दिया है कि इसका अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। निर्वेद होता है। अब हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर, रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 बेर खाती सो वे 3 बार खाती है। यहां पर 3 2 बार आया है। जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास, वहां पे यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जिस वाक्य के बीच में जनु जानु मन मानु, जनु जानु मन मानु आ जाए, जन जानु मन मानु, मनु मानो आता है। जनु जानो मनु मानो, जनहु मनहु आ जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है, या जहां पे उपमेय में उपमान का आभेद किया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात यहां पर देख रहे हैं कि हमारा 3 3 2 बार आया है। जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पे यमक अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम छंद की चर्चा किस वेद में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सही है। छंद की चर्चा हमारे ऋग्वेद में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी किस प्रकार की ग्रंथ है? मैंने अभी आपको बताया था कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? कामायनी है। चलिए कामायनी महाकाव्य है। आपको कामायनी किस प्रकार की ग्रंथ है ऑप्शन में दे देगा। खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, मुक्तव्य काव्य, तो आपको महाकाव्य मारना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, 30 क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। इसी प्रकार आपको डेली 30-30 क्वेश्चन का 2 PM पे आपको मिल जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको रस, संधि, छंद, कारक सबकी ट्रिकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।